जो क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मान लो कि ये एक सरफेस और हम्म, सरफेस पे लाइट ना इस तरीके से फॉल कर रहा है और इसकी इंटेंसिटी दी गई है। कैसे पता चला इंटेंसिटी दी गई है? यूनिट से पता चला। इंटेंसिटी दी गई है, ये हमें यूनिट से पता चला। इंटेंसिटी बोलता है 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉट है पावर और सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो पावर बाय एरिया क्या होती है? इंटेंसिटी होती है। क्या होती है? इंटेंसिटी होती है। इंटर- और एरिया जिस पे गिर रहा है ना, जिस एरिया पे लाइट फॉल कर रहा, उस एरिया की वैल्यू भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में बदलो तो 60 सेकंड हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पता है? क्वेश्चन में बोल रहा है एनर्जी क्या होगी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये होता है। तो एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं? बताओ। एनर्जी यस, निकालनी होगी तो क्या करेंगे? इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम कर देंगे। तो यस सर। इंटेंसिटी 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम है 60 सेकेंड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। तो 20 इंटू 20 इंटू 60 वॉट सेकेंड आ गया। वॉट सेकेंड होता है जूल, है ना? तो 6 दूनी 12 दूनी 24 यानी 24 10 का पावर 3 जूल। इतनी जूल एनर्जी फॉल करेगी सरफेस पे। ये क्वेश्चन यस था। सर। आ गया समझ में? यस सर। चलो, तो आज के क्लास में मैं बात करूंगा। पिछले क्लास में मैं क्या बताया था? कुछ थ्योरी बताया था फोटॉन्स के बारे में। कुछ थ्योरी बताया था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, यानी मैटर के बारे में। और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है? जब ना फोटोन इंटरेक्ट होती है, फोटोन इंटरेक्ट विद अ मीडियम, किसी मीडियम से इंटरेक्ट होती है तो उसका बिहेवियर कुछ अलग तरीके का आता है। तो इसकी एक पार्ट हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूप में देखा। आज मैं दूसरा डिस्कस कर रहा हूँ फेनोमेनन, वो भी इसी वजह से आती है। तो दैट इज एक्सरे। एक्सरे जनरेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, आज के क्लास में। एक्सरे जनरेशन के बारे में। इससे भी क्वेश्चन, एक्सरे से भी कम से कम एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है नीट में। तो एक्सरे को आप अच्छे से ढंग से समझ जाओ। एक्सरे क्या होती है? एक्स का मतलब समझते हो ना? एक्स वाई जेड क्यों यूज करते हैं? अननोन के लिए मैथ में यूज करते हैं। यस सर। किसी भी चीज का वैल्यू नहीं पता होता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स वाई जेड। तो 1895 एडी में, इन 1895 एडी, एक साइंटिस्ट थे रोन्टगेन। रोन्टगेन, इन्होंने क्या करा? एक एक्सपेरिमेंट करा। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीम को, इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करा एंड एक्सरे जनरेटेड। एक अननोन रे जनरेट हुई जिसका नाम क्या दिया गया? एक्सरे। और इसी के लिए फिजिक्स की फर्स्ट नोबेल प्राइज इन्हें ही मिला। फिजिक्स फर्स्ट नोबेल प्राइज इनको मिला 1895 में ही, ठीक है। क्या नाम था सर इनका? रोन्टगेन, ROENTGEN, रोन्टगेन।
एक्सरे की डिस्कवरी उन्होंने किया था, है ना। तो ये फेनोमेना क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट होगी मेटल सरफेस पे और वो क्या जनरेट करेगी, एक्सरे जनरेट करेगी। अब इसका सेटअप दिखाता हूँ, एक्सरे जनरेशन की सेटअप क्या थी रोंटगेन की, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। कुछ इस तरीके का सेटअप था उनका। और यहाँ पे एक हार्ड मेटल्स को उन्होंने यूज करा, हार्ड मेटल्स को, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम, यहाँ पे इसको इसको इन्होंने रखा था, एक अदर मेटल्स लिया है इस तरीके से, और यहाँ पे हाई वोल्टेज रखा, काफ़ी हाई वोल्टेज। कितना हाई वोल्टेज, तो लगभग समझो 25 किलो वोल्ट का रेंज में, इतना हाई वोल्टेज को रखा। 10 to 25 किलो वोल्ट का इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज को जब रखा, तो क्या पाया, यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन टकराती है, टकराती है, ये मेटल का कोई सरफेस है, तो यहाँ से एक अननोन रे निकल करके आती है। इसी को इन्होंने क्या नाम दिया, एक्सरे। क्या नाम दिया है, एक्सरे। लेकिन इससे भी एक इफेक्टिव मेथड है जिससे एक्सरे जनरेट हो सकती है, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं कूलिंग ट्यूब मेथड। कूलिंग ट्यूब मेथड, इसमें अच्छा सेटअप करा जाता है। इस सेटअप में क्या करता है कि जो टारगेट होता है, जो टारगेट होता है, ये टारगेट मेटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हीट करना है, टारगेट मेटल्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हीट करना है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे जनरेट करता है, तो एक टंगस्टन की क्वाइल होती है, टंगस्टन की क्या होती है, क्वाइल होती है। इसमें एक बैटरी लगा देंगे और ये क्या करेगा, यहाँ से एक करंट पास होगी। करंट के वजह से आपको पता है ये टंगस्टन की क्वाइल है, टंगस्टन 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 क्वाइल है, तो पता है जब करंट पास होगी तो यहाँ हीट जनरेट होगी कि नहीं, और हीट के वजह से यहाँ पे किसी मेटल का ऑक्साइड को यहाँ पे रखते हैं, मेटल का ऑक्साइड यहाँ पे सामने रखते हैं। तो मेटल ऑक्साइड रखने का ये फायदा होता है कि जैसे ही हम हीट, यहाँ से हीट जाएगी इस पे, यहाँ पे हीट होगा मेटल ऑक्साइड, तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ने लगेगा अपने सामने, इलेक्ट्रॉन को ये इजीली रिमूव कर देगा। तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करता है, तो क्या करते हैं, बाहर से एक और सेटअप बनाते हैं जिसमें कि यहाँ के पोटेंशियल को नेगेटिव करते हैं और यहाँ के पोटेंशियल को पॉजिटिव करते हैं, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश कर देते हैं इस रीजन। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाता है। फोर्स पता है, फोर्स होता है Q/E। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे इसको स्पीड देता है, और इस तरीके से हाई स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा करके, काफी हाई स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जा करके टकराता है। तो उसके टकराने की वजह से क्या होती है ना, एक्सरे जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट हो जाती है, एक्सरे जनरेट हो जाती है। तो ये वाला मेथड है कूलिंग ट्यूब मेथड। अब ये समझना कि इसमें कौन कौन से फैक्टर किन चीजों को चेंज कर सकता है। तो यहाँ से दो तरह के एक्सरे जनरेट होते हैं, एक को बोलते हैं सॉफ्ट एक्सरे और दूसरे को बोलते हैं हार्ड एक्सरे। हार्ड एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, सॉफ्ट एक्सरे की फ्रीक्वेंसी कम होती है। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगा, इसका उल्टा होगा ना, वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होगी और इसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो सॉफ्ट एक्सरे, ये जो हार्ड एक्सरे है, इसकी वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम तक होता है, ठीक है। और जो सॉफ्ट एक्सरे होती है उसकी रेंज होती है 10 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम, ये रेंज होती है।
तो अगर ऐसा कोई रेंज है तो फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होगा बता सकते हो? फ्रीक्वेंसी का रेंज मान लो मैं ले लेता हूँ कोई भी एक नंबर, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक कोई भी एक वेवलेंथ ले लेता हूँ 1 एंगस्ट्रॉम का, इसी के बीच में आएगा 1 एंगस्ट्रॉम 0.1 to 10 के बीच। तो कितना फ्रीक्वेंसी होगा बताओ? तो फ्रीक्वेंसी एफ क्या होती है? सी अपॉन लेमडा। तो सी की वैल्यू जानते हो ना, 3×10⁸। लेमडा की वैल्यू कितनी है? लेमडा एंगस्ट्रॉम में है 10⁻⁻10। तो देखो क्या आती है, 3×10⁻18 हर्ट्ज। यानी जो सॉफ्ट एक्सरे या हार्ड एक्सरे होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर क्या होती है? 10⁻18 हर्ट्ज का ऑर्डर होता है। क्या होता है? जैसे मान लो अगर कोई ऑप्शंस में गिवन हो, क्वेश्चन ऐसे लिख दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सरे। एक्सरे को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला लिख दिया 10⁻6 हर्ट्ज, 10⁻10 हर्ट्ज, 10⁻12 हर्ट्ज और 10⁻18 हर्ट्ज। कैसे पता करेंगे? इसी मेथड से। कौन सा आंसर हो जाएगा? 10⁻18 हर्ट्ज हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? कह सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्सरे। बताओ एक्सरे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? और ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शंस पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है मान लो 200 एंगस्ट्रॉम, दूसरा है 500 एंगस्ट्रॉम, तीसरा है 8000 एंगस्ट्रॉम और चौथा है 4000 एंगस्ट्रॉम। कौन सा आंसर होगा? ये मान लो 100 है, ये मान लो 100 है। ऑप्शन इस तरीके का देगा, मान लो ये वाला कुछ भी दिया हुआ है, 20 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। कौन सा आंसर होगा बताओ? ये वाला हो जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी मैं बताया कि वेवलेंथ जो एक्सरे की होगी, देखो इस ऑर्डर में होगी, इसके बीच में जो कोई वेव होगा वो एक्सरे कहलाएगा, है ना? तो ये एक्सरे की खासियत है कि इसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हाई होती है। फ्रीक्वेंसी देखो कितनी हाई है, बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है। और इसीलिए इसकी वेवलेंथ काफी लो होती है। वेवलेंथ क्या होती है? काफी लो होती है। कुछ चीजें और मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एक्सरे के पास जो एनर्जी आती है, एक्सरे के पास जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? एनर्जी ऑफ एक्सरे। एक्सरे के पास एनर्जी कहाँ से आती है बताओ? तो हमने क्या करा? एनर्जी सर, हाँ, एनर्जी वहां से आती है सर, जो वो करंट दिया था फिर उससे फिर यहाँ जो उससे वो हीट। इलेक्ट्रॉन था ना, हाँ इलेक्ट्रॉन सर, यहाँ पे देखो काइने स्पीड ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। तो यही वाला एनर्जी ये एक्सरे को ट्रांसफर कर देता है। यही वाला एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देता है? एक्सरे एक्सरे को को सर। ट्रांसफर कर देता है। तो एनर्जी ऑफ एक्सरे कम्स फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है क्या? यस और सर। ऐसा भी पॉसिबल है। अच्छा, एनर्जी एक्सरे की मैक्सिमम क्या हो सकती है बताओ? कि जितना भी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, टोटल एक्सरे जनरेशन में यूज हो जाए, यही तो होगा। हम्म। जितना एनर्जी था इलेक्ट्रॉन के पास, टोटल एक्सरे में कन्वर्ट हो गया, यही ना होगा? हम्म। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आया कैसे? तो देखो, हमने यहाँ पे लगाया था नेगेटिव पोटेंशियल और इधर लगाया था पॉजिटिव पोटेंशियल। पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पे फोर्स लगाया, क्यूई।
तो धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ने लगी, यही ना हुआ। तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया? तो काइनेटिक एनर्जी आया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी converted into its kinetic energy, converted into its kinetic energy। पोटेंशियल एनर्जी जो था फील्ड का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, वही काइनेटिक में बने। तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं? चार्ज इनटू वोल्टेज। और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं? केवल काइनेटिक लिख दो। और एक्सरे के पास जो एनर्जी होगा, एक्सरे तो लाइट होती है ना, पता है कि नहीं? एक्सरे क्या होती है? फोटॉन्स होते हैं। तो एक्सरे के एनर्जी को क्या लिखोगे? hc/λ लिखेंगे कि नहीं? याद है फोटोन के एनर्जी को hc/λ लिखते हैं। यस सर। तो देखो यहां से ना एक रिलेशन आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी hc/ev। अच्छा बताओ, हमने काइनेटिक एनर्जी कौन सी लिया था? मैक्सिमा वाला लिया था ना। यस सर। ये बोला था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो सकता है वो एक्सरे ले ले। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ कौन सा होगा? मिनिमम होगा ना, होगा कि नहीं? यस सर। तो मिनिमम वेवलेंथ कितनी आती है? hc/ev। ये वीवीआई फॉर्मूला है, वीवीआई फॉर्मूला फॉर नीट। चांसेस रहता है कि इसी फॉर्मूले से आ जाए क्वेश्चन एग्जाम में। क्या आ गई? hc/ev। और पता है जब आप hc/e की वैल्यू रखोगे तो h प्लैंक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, e इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, तो आ जाएगा 1240 नैनोमीटर। क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे ना तो कितना आ जाएगा? 1240/v। और ये वेवलेंथ किस में आएगा? नैनोमीटर में आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से जैसे क्वेश्चन में बोल दिया, क्वेश्चन कैसा आएगा इस पे बेस्ट? क्वेश्चन में बोल दिया कि एक्सरे जनरेट करनी है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया कितना लगाया गया, इतना लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ भी बोल दे, इस तरीके का लगाया गया, इतना वोल्ट लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताओ कि मिनिमम वेवलेंथ क्या आएगा? तो निकाल सकते हैं कि नहीं? पुट कर दो 1240/31। ये आंसर किस में आएगा? नैनोमीटर में आ जाएगा। अब डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो तो देखो ये भी 31 से कट जाएगा। 31 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करो ना तो 124 ही तो आएगा, है ना? तो ये 124 ही दिख रहा है, तो यानी 4 टाइम्स कट जाएगी। तो मिनिमम वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? 40 नैनोमीटर। क्या आ जाएगी? 40 नैनोमीटर। 14। इस सर इसको तरीके, दोबारा बता दीजिए, लैम्डा मिनिमम से सर। हाँ लैम्डा मिनिमम आ जाएगी 40 नैनोमीटर। तो नहीं लैम्डा सर, लैम्डा मिनिमम पे क्वेश्चन आता है। एक्सरे की जब भी बात होगी तो पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता है कि लैम्डा मिनिमा से क्वेश्चन आए। इसको बता दिए सर दोबारा, इसको थोड़ी वैल्यू। कौन से दोबारा बता दूं? सर लैम्डा मिनिमम वाला ये ऊपर है नहीं, लैम्डा मिनिमम बराबर हाँ बारह फिर सौ से देख चालीस लो बाई कहाँ 20। से आए, फिर से देख लो कहाँ से आया ये। प्रीवियस वाले में बताया था, देखो यहाँ पे, देखो ये मैं बताया हूँ कि ना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जनरेट हुआ, तो बताया था कि यहाँ पे क्वाइल लगी हुई है, यहाँ पे यस सर। ऑक्साइड लगा हुआ है। तो जैसे ये हीट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है,
इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो यहाँ इसके बीच में हम लोग फील्ड रखते हैं, उस फील्ड के वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वही क्या करता है, एक्सरे को जनरेट कर देता है। तो यहाँ पे Yes, ये sir. बताया कि एक्सरे की जो एनर्जी hc/λ है वो कहाँ से आई, तो बोला इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी से ही। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फोटॉन्स की एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गई है। और ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से आया। फील्ड ने इस पे काम करा, उस वजह से इस पे आया। तो पता है जब भी वोल्टेज यहाँ पे भी रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होती है Q इंटू बी। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E से लिखते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये भी हो गई। तो हम मैक्सिमा काइनेटिक की बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ मिनिमा होगा क्योंकि इनवर्स में है। तो क्वेश्चन में लैम्डा मिनिमा पूछी जाती है, तो लैम्डा मिनिमा की वैल्यू इन दोनों से क्या हो जाएगी बताओ, इन दोनों से लैम्डा मिनिमा की वैल्यू हो जाएगी hc/E भी हो जाएगी। और hc/E की वैल्यू, h की वैल्यू रखो, h की वैल्यू Yes, यहाँ sir. रखो 6.62 10⁻34। c की वैल्यू रखो 3 10⁻8। इलेक्ट्रॉन की चार्ज रखो 1.6 10⁻19। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगी, ये आएगी, Yes, sir. ये आ जाएगी। फिर क्या किया हमने, एक न्यूमेरिकल्स लिया कि मान लो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इतना गिवन है तो इस पोटेंशियल डिफरेंस गिवन पे अगर हम जानना चाहते हैं कि मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी तो वो 40 नैनोमीटर होगी बाय यूजिंग फार्मूला। आ गया समझ में। Yes, sir. अब मैं बता रहा हूं आपको कि ये तो मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बोला ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट हो गई। कोई जरूरी तो ऐसा नहीं है, ऐसा होता है कि जो मैक्सिमा होती है काइनेटिक एनर्जी उसकी एक पार्ट, वन पार्ट एक्सरे को जनरेट कर दिया, जन्म दे दिया, और दूसरी पार्ट जो एनदर पार्ट है, एनदर पार्ट जो दूसरी पार्ट है वो क्या करता है, हीट जनरेट कर देता है। क्या जनरेट कर देता है, हीट जनरेट कर। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, मैं क्या बता रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी गेन किया, एनर्जी गेन किया टकराने के बाद, टकराने के बाद वो ना जनरली दो पार्ट में टूट जाता है। एक पार्ट एक्सरे जनरेट कर देता है और दूसरा पार्ट क्या जनरेट कर देता है, हीट। तो अब क्या होगा, अब तो पूरा नहीं मिल पाएगा ना, इसकी 100% एनर्जी इसको मिल पाएगी क्या, नहीं मिल पाएगी, कुछ हीट भी जनरेट हो रहा है। तो अब जो एनर्जी होगी, अब जो एनर्जी होगी एक्सरे की, एनर्जी जो एक्सरे की होगी वो काइनेटिक मैक्सिमा से कम होगी। क्या होगी, कम होगी, यानी एनर्जी अब कम हो जाएगी। और एनर्जी को हम लोग कैसे लिखते हैं, hc/λ। तो एनर्जी जब कम हो रही है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी कि नहीं होगी, हाँ Yes, sir. लैम्डा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एनर्जी कम होगी तो। मान लो, Yes, sir. मान लो कभी एनर्जी की वैल्यू हो गई 0, एनर्जी की वैल्यू हो गई 0, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा क्या, Yes, sir. इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब है ना कि जो एक्सरे जनरेट होती है, एक्सरे जनरेटेड हैव अ रेंज, एक रेंज को रखता है और उसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, मिनिमम लैम्डा से लेकर के इनफाइनाइट तक होती है। जब भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन टकराती है टारगेट मेटल से
तो जो एक्सरे जनरेट होती है उसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, मिनिमम वैल्यू से इनफाइनाइट तक होती है, और उसको हम लोग ग्राफ में ऐसे दिखाते हैं, ग्राफ में हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एक्सरे की इंटेंसिटी का वेवलेंथ के साथ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ना कुछ ऐसे आता है, ग्राफ क्या आता है, कुछ ऐसे आता है। ये क्या शो करता है, थोड़ा सा मिस्टेक है, ग्राफ कुछ ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाता है। ये ग्राफ क्या शो करता है कि वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो लैम्डा मिनिमा से इनफाइनाइट तक होगा, लैम्डा मिनिमा से कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इस तरीके का जो ग्राफ बनता है ना, इस तरीके का जो ग्राफ बनता है एक्सरे में, और इसमें देखो हर लैम्डा मौजूद है, हर लैम्डा इसमें मौजूद है, लैम्डा मिनिमा से ज्यादा। तो ये जितने भी वेव्स, जितने भी एक्सरे जनरेट होते हैं जो इस कॉन्टिन्यूअस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, तो उस एक्सरे को बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। हाँ कंटिन्यूअस एक्सरे, कंटिन्यूअस एक्सरे होती है, इस तरीके से जनरेट होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो लैम्डा मिनिमा है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है, बता सकते हो क्या, यस सर। किस चीज पे डिपेंड करता है। तो अभी बताया था, देखो ना पिछला, फोर्स पीछे पर अभी सर, वो देखो सॉरी। लैम्डा मिनिमा किस पे डिपेंड करता है, तो लैम्डा मिनिमा डिपेंड करता है केवल वोल्टेज पे। किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पर। हाँ जो वोल्टेज हमने लगाया है सेटअप में, केवल उस पे डिपेंड करता है ये, समझ में आया क्या, यस केवल सर। वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो लैम्डा मिनिमा किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज अप्लाइड, वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन क्वाइल एंड द टारगेट, क्वाइल और टारगेट के बीच का जो वोल्टेज है केवल उस पे डिपेंड करता है, और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए कैसा आएगा, देखो क्वेश्चन बोलेगा इफ लैम्डा मिनिमा इज 1 एंगस्ट्रॉम when intensity was I naught, find lambda minima when intensity becomes 4I naught। बताओ क्या होगा आंसर, पहले इंटेंसिटी आई नॉट थी तो लैम्डा मिनिमा की वैल्यू कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम है, कहता है अब इंटेंसिटी 4I नॉट कर दिया है, तो लैम्डा मिनिमा कितना होगा बताओ, जल्दी फोर बताओ फोर फोर कितना, एंगस्ट्रॉम। कितना होगा, 4 एंगस्ट्रॉम। बट पगला, लैम्डा मिनिमा डिपेंड्स सर सॉरी सर, वोल्टेज पे सर, ओनली सॉरी सॉरी सर। ऑन वोल्टेज, अभी बताया, यस सर, सॉरी केवल सर। वोल्टेज पे डिपेंड करता है, केवल इंटेंसिटी पे कहाँ डिपेंड कर रहा था। तो अभी भी लैम्डा मिनिमा, अभी भी लैम्डा मिनिमा 1 एंगस्ट्रॉम ही है, ये 1, ये आई नॉट पे भी होगा, 4I नॉट पे भी होगा, 7I नॉट पे भी होगा, क्योंकि इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। लैम्डा मिनिमा doesn't depends on other things, कोई किसी दूसरे चीज के बारे में सोचना ही नहीं है, केवल वोल्टेज पे डिपेंड करता है। समझ में आया क्या,
यस सर। इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन में बोलेगा एक ग्राफ दी गई है, ग्राफ में इंटेंसिटी और वेवलेंथ की ग्राफ है, ये ऐसा कोई ग्राफ है। ये पता है कि ये लैम्डा मिनिमा को शो करता है। क्वेश्चन में बोला कि ये जो गैप है, ये वाली लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं ए। क्या ये लेंथ ए? और ये वाला नहीं दिया है, मान लो ये वाला नहीं दिया, ये लेंथ है ए। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए इंक्रीजिंग, ये क्या हो रहा है, देन पहला ऑप्शन इंटेंसिटी इंक्रीजिंग, दूसरा बोल रहा है इंटेंसिटी डिक्रीजिंग, तीसरा बोल रहा है करंट इन कॉइल इंक्रीजिंग, चौथा बोल रहा है कि वोल्टेज डिक्रीजिंग। कौन सा सही है? सर डी सही होगा, डी। हाँ सही है, क्योंकि जो मिनिमा पहले ही मैं बता चुका हूँ, इस ग्राफ में ये वाला जो लेंथ होता है वो लैम्डा मिनिमा का होता है। तो लैम्डा मिनिमा तो केवल वोल्टेज पे डिपेंड करती है, तो इसमें वोल्टेज का तो नाम ही नहीं है 1 2 3 में, तो चौथा आंसर करेक्ट हो जाएगा। हमें पता भी है कि लैम्डा मिनिमा का वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है। लैम्डा मिनिमा पता है होती है 1240 अपॉन बी एंगस्ट्रॉम, यानी जो लैम्डा मिनिमा होती है v का इनवर्स होता है। तो अगर हमें इसको बढ़ाना है तो v को क्या करना होगा, कम करना होगा, नहीं? तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया ये? यहाँ तक आ गया समझ में सबको? यस सर। चलो हो गया। अब मैं बता रहा हूँ रियल में एक्सरे जनरेट कैसे होती है टकराने के वजह से, उसकी मैं बात करूंगा। क्या मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके का चेंज करता होगा टारगेट पे कि वो एक्सरे को जनरेट कर देता है। ये टारगेट का मेटल है, ये टारगेट का मेटल है, टारगेट का ये मेटल है, और टारगेट के मेटल में बहुत सारी खूबियां होनी चाहिए एक्सरे को जनरेट करने के लिए। एक्सरे जनरेट करने के लिए टारगेट के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? टारगेट मेटल के पास प्रॉपर्टीज कौन सी होनी चाहिए? अगर वो प्रॉपर्टी नहीं रखेगा तो फिर नहीं निकल पाएगा एक्सरे। पहली प्रॉपर्टी है उसकी एटॉमिक नंबर बहुत हाई होनी चाहिए, है ना, बहुत हाई होनी चाहिए। दूसरा है इसका थर्मल एटॉमिक Z4 एटॉमिक नंबर, समझ जाओगे, यस सर। Z4 एटॉमिक नंबर। दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए, जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में K लिखते हैं। थर्मल एटॉमिक नंबर हाई होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए, और थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी टारगेट को होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी रखता है तो क्या होता है, देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन टारगेट की तरफ बढ़ता है, मान लो ये टारगेट मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ा, तो जब यहाँ पे टकराता है ना, तो रियल में ये वाला पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, जूम करके दिखा रहे हैं, है ना, जूम इन करके दिखा रहे हैं, जूम इन करके दिखा रहे हैं। तो होता क्या है रियल में, ये जो टारगेट मेटल है इसका अपना एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, इसका कुछ न्यूक्लियाई होता है और इसके चारों तरफ
इसका अपना इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। इस तरीके का बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, इस तरीके से हर जगह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होता है। और हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके तरफ बढ़ रहा है हाई स्पीड से। तो हाई स्पीड से जब इलेक्ट्रॉन इसके तरफ बढ़ेगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव होती है नहीं। और यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास भी तो नेगेटिव चार्ज ही है, इसके पास भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये सारे चार्जेस मिल करके ना इसको अपोज करने लगता है, इधर फोर्स लगाने लगता है इस पे। तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी कि नहीं होगी? हाँ हाँ या ना बोलते जाओ, पता चला सो गए हो। नहीं जी सर। सर। नहीं सर। पता चला मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग आराम से नींद। तो इस तरफ ना, इस तरफ फोर्स लगाने लगता है। आपको पता है जब फोर्स अप्लाई करेगा तो इसकी जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की कम नहीं लगेगी, नहीं कम जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या होता है ना, जी सर। इलेक्ट्रॉन रिटार्डेशन होने लगता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन में रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होने लगता है, रिटार्डेशन होने लगता है। और पता है एक थ्योरी है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है, क्या कहता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट या रिटार्ड करे, क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट और रिटार्ड then electromagnetic wave generates, electromagnetic wave generates, electromagnetic wave को EM wave बोलेंगे, electromagnetic wave generates। electromagnetic wave कब जनरेट होता है, जब बॉडी एक्सेलरेट करे या रिटार्ड करे, तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। समझ में आया? तो यहाँ Yes, पे sir. तो रिटार्डेशन है कि नहीं है बताओ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ा चला जा रहा है v स्पीड से, अब इस पे फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स के वजह से इसके स्पीड में कमी आएगी कि नहीं आएगी? कमी आ जाएगी, आइए सर। कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था, अब फोर्स इधर लग रहा है, तो इसके वजह से एक रिटार्डेशन आ जाएगी, इधर स्पीड कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन आ जाएगा। तो जब भी रिटार्डेशन आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहता है कि पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये जो वेव जनरेट करता है यही होती है कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। ये कौन सी एक्सरे होती है, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, जो कि आपने ग्राफ में देखा था। ग्राफ में जो एक्सरे देखा था ना वो कौन सी एक्सरे थी, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे थी। समझ में आ गया कॉन्टिन्यूअस एक्सरे कैसे जनरेट होती है? बताओ कैसे जनरेट होती है कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, हाउ कॉन्टिन्यूअस एक्सरे जनरेट्स, कैसे जनरेट होती है बताओ। रिटार्डेशन के कारण सर। हाँ बस सिंपल बोलना है, ड्यू टू रिटार्डेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आंसर हो गया, इलेक्ट्रॉन के रिटार्डेशन की वजह से होती है। आ गया बात समझ में? यस सर। लेकिन केवल कॉन्टिन्यूअस एक्सरे ही जनरेट यहाँ पे नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है, जो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है
जो इलेक्ट्रॉन इधर से दौरा चला आ रहा v स्पीड से, कभी कभी क्या करता है, डायरेक्टली किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है। क्या करता है, डायरेक्टली किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, बीच में इसको गैप मिल गया, तो गैप मिल गया तो उस गैप से यहाँ पे जा करके टकरा गया है, इस इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। तो टकराने से क्या होता है आपको पता है, आप बोर्स थ्योरी पढ़े हो। इलेक्ट्रॉन से जब ये टकराएगा तो ये अपना एनर्जी किसको दे देगा, इस इलेक्ट्रॉन को देगा कि नहीं। यस सर। टकराने से कॉलिजन से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, पता है, ड्यू टू कॉलिजन, ड्यू टू कॉलिजन एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर अकर्स। कैसे, बहुत सिंपल है। एक बॉडी यहाँ रुका हुआ है, पीछे से आया मूव करता हुआ धक्का मार दिया, तो क्या होता है, इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और इसकी स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है। तो पहले इसकी एनर्जी थी 0, अब देखो इसकी एनर्जी है ½mv²। तो इसके पास एनर्जी कहाँ से आई, टकराने की वजह से ही तो आई। तो जब भी कॉलिजन होती है ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, कुछ ना कुछ पार्ट एनर्जी का चला जाता है। और बोस थ्योरी से क्या जानते हो, बोस थ्योरी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे ही कहीं से भी एनर्जी मिल जाए इलेक्ट्रॉन को, तो ना वो फिर वो उसमें नहीं रहता है, उस रीजन में वो जंप कर जाता है हायर ऑर्बिट में। पढ़े हो कि नहीं, यस सर। हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है। तो यहाँ तो हो गया खाली, यहाँ का स्पेस क्या हो गया, खाली हो गया ना। यस अब सर। इस स्पेस को भरने के लिए, इस स्पेस को भरने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर के तरफ जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बहुत तरह से जंपिंग होगा, इसमें जो भी पॉसिबिलिटी आएगी वो एक इलेक्ट्रॉन आकर के इसको फील कर देगा। तो ये जो बैक जंपिंग हुआ ना इलेक्ट्रॉन का, जब भी ऊपर से नीचे जंपिंग होती है, यहाँ पहले क्या हुआ बताओ, पहले यहाँ खाली हो गया, खाली हो गया, तो इसको भरने के लिए ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जंप किया। तो जंप तभी कर सकता है जब ये ना एनर्जी को छोड़े, एनर्जी को क्या करे, छोड़े। छोड़े। और जब ये छोड़ता है तो ये भी एक तरह की एक्सरे होती है, और इस एक्सरे को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हुआ कुछ खास एक्सरे है ना। 1 2 3 4 5 ही हो सकता है, कुछ गिने चुने ही एक्सरे इस तरीके से जनरेट होती है, इसीलिए इसको बोला गया है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। समझ में आया क्या। तो बताओ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कैसे जनरेट होती है, हाउ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जनरेट्स, रीजन बताओ, रीजन बताओ, हाउ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जनरेट्स, जब कैरेक्टरिस्टिक जब एक्सरे जब कैसे जनरेट होती है। जब सर कोलिजन से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। हाँ, आंसर बोलो ना डायरेक्ट, ड्यू टू डायरेक्ट कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ड्यू टू डायरेक्ट कॉलिजन, डायरेक्ट आंसर बोलो, ड्यू टू डायरेक्ट कॉलिजन, है ना। इसका आंसर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे जनरेट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉलिजन ऑफ, ड्यू टू कॉलिजन ऑफ electrons with the orbital electron, है ना, ये आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से जनरेट होती। अच्छा, इस तरीके से जो जनरेट होती है वो ग्राफ में दिखती है। जब हम लोग एक्स इंटेंसिटी का वेवलेंथ के साथ ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ कर दिया था ना। तो रियल सर। में ग्राफ कुछ ऐसा नहीं होता है। रियल में जो ग्राफ होता है ना, रियल में ग्राफ ना ऐसे तो होता है, लेकिन बीच बीच में एक किंक क्रिएट होता है। बीच बीच में ना इस तरीके का एक पीक जनरेट होता है। इस तरीके का पीक जनरेट होता जाता है। समझ में आ गया? इस तरीके का पीक जनरेट होता जाता है। इस तरीके का पीक जनरेट होता है। तो ये पीक क्या रिप्रेजेंट करता है? इस पीक के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ है। मान लो ये λ1 है। इस पीक के करस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ है जिसको बोल दिया λ2। इस पीक के करस्पॉन्डिंग एक तीसरा वेवलेंथ है λ3। यहाँ पे हो गया मान लो λ4 और यहाँ पे हो गया मान लो λ5। पीक के पास जो वेव है, पीक के पास जो एक्सरे है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। और उसके अलावे जो भी पॉइंट्स ग्राफ में दिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं कि ये है λ6 और ये है λ7 और ये है λ8, तो आप बता सकते हो कि λ7, λ6 और λ8 कौन से एक्सरे को बताता है? तो ये कंटिन्यूअस एक्सरे को बताता है। कौन से एक्सरे को बता रहा है? कंटिन्यूअस एक्सरे। और यहाँ पे जो λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 यूज करा, ये कौन सा एक्सरे है? ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है। ये कौन सा एक्सरे है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है। समझ में आ गया क्या? यस सर। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है उसका भी अपना एक नामकरण है, नोमेनक्लेचर है उसका। उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो आप देखेंगे। बोस के एटॉमिक थ्योरी में बहुत सारी सीरीज पढ़े होंगे, याद होगा? लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, याद है क्या? के एल एम एन ओ इस तरीके का ऑर्बिट होता है और एल से एम पे आया, मान लो एक एल से के पे जंपिंग हुआ इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या होगा? एक रे जनरेट होगा। इसी तरीके से एम से के पे आएगा तो एक रे जनरेट होगा, उसका कुछ अपना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट पे आकर के अगर कोई रे जनरेट होती है तो इन सारे रेज के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। इसी तरीके से सेकेंड ऑर्बिट पे बैक जंपिंग करके अगर जनरेट होती है तो उसको क्या बोलते हैं? बामर सीरीज। इसी तरीके से बहुत सारी सीरीज होती है, हमें केवल लाइमन सीरीज पे यहाँ पे काम है। एक्सरे में यहाँ पे इसकी यूज है। क्या यूज है समझना। अरे यार क्या है, देखो जब ना एल से एम के पे आ रही है, देखना ध्यान से, एल से के पे आती है तो यहां से एक एक्सरे जनरेट होती है। इसको हम लोग बोलते हैं के अल्फा एक्सरे। क्या बोलते हैं? हाँ, और एम से अगर के पर आती है तो इसको बोलते हैं, यहाँ से जो एक्सरे जनरेट होती है उसको बोलते हैं के बीटा एक्सरे। और एन से के पर आती है तो उसको बोलते हैं, यहाँ से जो एक्सरे जनरेट होती है इसको बोलते हैं के गामा एक्सरे। क्या बोलते हैं?
के गामा एक्सरे। इसी तरीके से मान लो M से L पे आया, M से L पे आया, तो यहाँ से एक एक्सरे जनरेट होगी, तो इसको बोलेंगे L अल्फा एक्सरे। फिर ऊपर से यहाँ से आती है N से L पे, L पे आ रही है तो L यूज होगा, यहाँ से जो जनरेट होगी उसको L बीटा एक्सरे। फिर उसके जस्ट ऊपर से जो जनरेट होगी L गामा एक्सरे। इस तरीके से एक्सरे का नाम दिया गया है, ठीक है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक रे, ये जितने भी एक्सरे की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है। कौन सी एक्सरे है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है, जिसका नामकरण किया गया है। तो जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था उसमें ये कहाँ है? मान लो ये इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ किया था ना लैम्डा के साथ, तो कुछ ऐसा ग्राफ आया था, ऐसे एक किंक बना था कि नहीं बना था? ऐसा बना था कुछ, इस तरीके का बना था। डायनासोर का लग रहा बैकबोन है। यस सर। तो ये वाला ना, ये जो है ना, ये वाला है के सीरीज, इसको हम लोग बोलते हैं के सीरीज। और इसमें ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन है के अल्फा एक्सरे। और ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला लाइन है के बीटा एक्सरे। और ये जो दिख रहा है ना, ये है के गामा एक्सरे। क्या है? के गामा एक्सरे। इसी तरीके से इधर दिख रहा है आपको एक, तो ये वाला है